आज योगी आदित्यनाथ मिशन कर्नाटक पर हैं। मिशन कर्नाटक माने विधानसभा चुनाव कर्नाटक में होना तय है और वहां पर चुनाव प्रचार अभियान अपने जोरों पर चल रहा है। आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक के इस दौरे पर होने की एक महज वजह इतना ही नहीं है कि वह स्टार प्रचारक हैं, बल्कि वह इसलिए भी हैं क्योंकि 2018 में भी योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। 2018 में टोटल 35 सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। चुनाव प्रचार करने के बाद उन 35 सीटों में से 33 सीटें जीतकर भाजपा कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई थी। आज जब भाजपा की कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वहाँ गड़बड़ हुई हैं, लेकिन ऐसे समय में स्टार प्रचारकों के उस लिस्ट में से आज योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज रोड शो करते हुए वहाँ पर उन्होंने जनसभा की शुरुआत कर दी है। आज केवल 3 जनसभा कर्नाटक में 2 जिलों में करेंगे, मंड्या और विजयनगर और मंड्या में 3 जनसभा और रोड शो करने के बाद फिर से उनका प्रोग्राम 30 अप्रैल को लगा है। अब देखना यह है कि राम के राज्य से जाकर हनुमान के नगरी में योगी आदित्यनाथ इस बार कर्नाटक विधानसभा में भाजपा को कितनी बढ़त दिला पाते हैं। कैमरामैन संदीप पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से काबिज हुई है। अगर बात करें तो मेयर शैली ओबराय और डिप्टी मेयर आले इकबाल। और अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरह से जिस दिन नामांकन होना था, प्रत्याशियों का नाम घोषित होना था, उसी दिन बीजेपी ने 2 नाम घोषित किए थे, शिखा रॉय और सोनी पांडे। उसी तरह से आज जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और शिखा रॉय, सोनी पांडे ने अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि नाम विड्रॉ कर दिया। निर्विरोध इस बार शैली ओबराय और डिप्टी मेयर आले इकबाल जो है चुनाव जीत गए और एक बार फिर से अपनी गद्दी पर काबिज हुए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दावे किए थे कि एक बार फिर से मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं आज वो बात साबित हुई और एक बार फिर से दिल्ली को मेयर के रूप में शैली ओबराय और डिप्टी मेयर के रूप में मोहम्मद आले इकबाल मिले हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए पेच अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि बिना स्टैंडिंग कमेटी के मेयर और डिप्टी मेयर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर वहीं शैली ओबराय की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं जिस तरह से आज चुनाव हुआ उसी तरह से पीसफुली स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हो, हम आशा करते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ काजल सिंह, प्राइम न्यूज दिल्ली। नगर निकाय चुनाव 2023 की नामांकन की सारे चरण खत्म हो चुके हैं। अब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन की जो प्रपत्रों की जांच थी आज होनी है और कल नामांकन वापस की अंतिम तारीख है। भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कल यानी मंगलवार को बैठक की। अब पार्टी कार्यालय में बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता या समर्थक जिनकी दावेदारी थी टिकट पाने के लिए, अगर उनको टिकट नहीं मिली है तो वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी है कि वह उनको मनाने का जो भी तरकीब हो लें और उनको मनाएं, ताकि विद्रोही सुर न किसी चुनाव क्षेत्र में अलापे जा सके और न ही भाजपा के विद्रोह में कोई समर्थक भारतीय जनता पार्टी का निर्दल रूप में उम्मीदवारी करे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्थानीय विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र से लोगों की पैरवी किए थे और खासकर उन लोगों को और जिम्मेदारी दी गई है जिन लोगों ने जिन कैंडिडेट्स के लिए पैरवी की थी और वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरना चाहे हैं। उनके लिए सख्त निर्देश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया है कि अब जो लोग पैरवी किए थे, यानी जो स्थानीय विधायक और सांसद
उन कैंडिडेट्स की पैरवी किए थे और उनको टिकट नहीं मिला था, अगर वो लोग दावेदारी कर रहे हैं यानी पर्चा का दाखिल कर दिए हैं, नामांकन कर दिए हैं, तो उनका नामांकन किसी भी सूरत में उनको मनाकर वापस कराया जाए। कैमरामैन संजय पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने राजधानी लखनऊ कमिश्नरेट के कमिश्नर से मीटिंग की और कहीं ना कहीं कई विषयों पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब कहीं से ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है वो नज़र नहीं आने चाहिए। इसको लेकर एसबी शिरोडकर जो लखनऊ कमिश्नर हैं, उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपना चार्ट पेश किया, जिसमें 71 चौराहे ऐसे होंगे जहां पे ट्रैफिक पुलिस के जवान और उस क्षेत्रीय थाना का जवान दोनों ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा 191 ऐसे चौराहे हैं जहां पे यातायात पुलिस उस ट्रैफिक व्यवस्था को देखेगी। इसके अलावा पूरे राजधानी को 5 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था को आसानी से दुरुस्त किया जा सके। इन सभी व्यवस्थाओं का चार्ट जो एसबी शिरोडकर पुलिस कमिश्नर लखनऊ हैं, उन्होंने डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा के सामने पेश करी और इसी पे वार्तालाप होती रही, चर्चाएं होती रहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इतने नियम आने के बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो इसकी यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित है, इसको दुरुस्त करने के लिए ये जो चार्ट और प्लान बनाए गए हैं कितना लाभान्वित करते हैं और आम जनमानस को इस ट्रैफिक से कैसे निजात मिलती है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। समाजवादी पार्टी ने इस नगर निकाय चुनाव में अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इस नगर निकाय चुनाव में जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी किराना स्टोर स्थापित करेगी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कैंटीन स्थापित की जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में और भी कई बड़े वादे किए हैं, जैसे कि पार्कों में योग के महत्वपूर्ण इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी इंतजामात किए जाएंगे। हालांकि साफ सफाई को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दावे किए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस नगर निकाय चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। सूबे के मुख्यमंत्री ने जब से माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे ये बयान सदन में दिया है, तो वो कर भी दिखाया है और कानून व्यवस्था दुरुस्त भी हुई है। तो लगातार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने से जो प्रदेश के जो माफिया हों या अपराधी हों या फिर भूमाफिया हों, तो लगातार उनमें हड़कंप मचा हुआ है, या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा ही मामला संभल के हाथनगर थाना क्षेत्र का है, और जहां एक कुख्यात अपराधी ने, गैंगस्टर अपराधी ने थाने में पहुंचकर सरेंडर किया है और उसने तख्ती लगाकर करमपाल सिंह इंस्पेक्टर से अनुरोध किया है कि साहब मुझे गोली मत मारना। और वह अपराधी जो है ये अनुरोध कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि साहब मैं अपराध से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं अब अपराध नहीं करूंगा। हालांकि उस पर गोकसी के कई मामले दर्ज हैं, अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। जिस तरह से मुकदमे उस पर दर्ज थे, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो कामयाबी है, सरकार की जो बुलडोजर और एनकाउंटर की जो कार्रवाई है, तो प्रदेश में लगातार जो मामले देखने को मिल रहे हैं, जो माफिया हैं या जो अपराधी हैं लगातार थाने में पहुंचे सरेंडर कर रहे हैं। तो सरकार ने और सूबे के मुख्यमंत्री ने जो दावा सदन में किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सच कर दिखाया है। चाहे असद और गुलाम एनकाउंटर हो, चाहे अतीक अशरफ हत्याकांड हो, तो जिस तरह से लगातार जो घटनाएं जो हो रही थी उन पर लगाम लगने का काम जो सरकार ने किया है, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और खुलेआम बेटियां अब किसी भी समय घूम सकेंगी। और जो अपराध है, प्रदेश अपराध मुक्त होने जा रहा है, जो दावा मुख्यमंत्री ने किया वो कहीं ना कहीं सही दिख रहा है, सही दिशा में प्रदेश जा रहा है। तो लगातार कानून व्यवस्था तो दुरुस्त हुई है, और जिस तरह से जो माफिया हैं, अपराधी हैं, लगातार सरेंडर कर रहे हैं, तो तमाम जो ये ठीक साबित हो रहा है कि जो दावा मुख्यमंत्री ने किया तो वो सही साबित होता दिख रहा है। जिस तरह से संभल में एक अपराधी, कुख्यात अपराधी, गोकसी और गैंगस्टर के जो तमाम वांछित अपराध जिस पर दर्ज थे और उसने सरेंडर किया है, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। और जिस तरह से अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ उसके बाद
संभल में कैबिनेट धर्मपाल सिंह ने एक भाजपा प्रत्याशी के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था कि जो विपक्ष जो है उसने हत्या कराई है उन दोनों की, तो उसी बयान पर एक सभा संदर्भ वर्ग का भी रिएक्शन सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो विपक्ष जो है उसका कोई अतीक से लेना देना नहीं था। तो तमाम तरह से जो आरोप सभा संदर्भ वर्ग लगाते हैं सरकार पर, तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं। तो लगातार सियासी जंग संभल में भी चल रहा है, प्रदेश में भी चल रहा है। तो जो जिस तरह सियासी जंग चला है, तो ये तो ठीक है कि जो अतीक इतना बड़ा अपराधी था तो कैसे अपराधी बना, उसने अपराध किए, तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराध को सज़ा मिलनी चाहिए, देश को जो अपराध मुक्त होना चाहिए। तो सरकार का जो ताबड़तोड़ या जो जिस तरह बुलडोजर और एनकाउंटर की जो कार्रवाई कर रही है, तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो रही है विपक्ष को बुरा लग रहा है। तो विपक्ष ये नहीं चाहता कि देश अपराध मुक्त हो, या फिर विपक्ष का ये बहाना मिलता है कि न्यायालय में मामला दर्ज है तो न्यायालय इसका जो है सजा देगा या फिर फांसी देगा, तो न्यायालय को पूरा अधिकार। तो लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सभा औरैया जनपद की बिधुना कोतवाली पुलिस ने नेपाल से लाई जा रही तकरीबन 23 किलो चरस एक प्राइवेट बस से बरामद की। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके कब्जे से नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने बताया, पकड़े गए आरोपियों ने आगरा कानपुर में चरस को बेचने की बात स्वीकार की है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 9 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर के औरैया पुलिस सतर्क है। गैर जनपदों से आने वालों पर औरैया पुलिस की पैनी नज़र है। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने बताया कि आसपास के जिलों में चरस की तस्करी किए जाने की खबर मिल रही थी, जिस पर कुछ मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए थे, जिस पर लोकेशन ट्रेस करते हुए यह सफलता मिली है। वहीं पुलिस अधीक्षक औरैया ने इस सफलता मिलने पर पुलिस टीम को इनाम भी दिया है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई पुलिस द्वारा एनकाउंटर करने के मामले में। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद लगभग 183 एनकाउंटर हुए। इसी मामले को लेकर एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक याचिका दायर की थी कि सरकार बताए कि ये एनकाउंटर 2017 से अब तक जो हुए इनकी जांच हो। अब उस मामले में चूंकि 28 अप्रैल को तारीख मिल गई है, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा कि जो 2017 से लेकर अब तक के इनकाउंटर हुए हैं उसमें अशरफ और अतीक का भी मामला है। इन सारे मामलों में 28 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। हालांकि इसके पहले सरकार ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर दी है और कैविएट दाखिल कर सरकार ने अपना यह पक्ष रखा है कि बिना सरकार की पक्ष सुने इस मामले की सुनवाई न की जाए। अब देखना यह है कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आदेश और निर्देश देता है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। चुनाव को लेकर अलीगढ़ पुलिस काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जनपद में सघन चेकन अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी के निर्देशन में ऑपरेशन निहत्ता के तहत अलीगढ़ पुलिस के द्वारा थाना शासनीय क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। वहीं एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अभियुक्त को हरियाणा पुलिस के द्वारा अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं इसकी सूचना थाना शासनीय पुलिस को दी गई। थाना शासनीय पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में उसने बताया कि थाना शासनीय क्षेत्र अंतर्गत महेंद्र नगर में एक व्यक्ति से उसने तमंचा खरीदा था। इस संबंध में थाना शासनीय पुलिस द्वारा जो है दबिश दी गई। दबिश देने के साथ साथ ही मौके से जो है अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जिसमें जो है तमाम तमंचे बनाने की सामग्री और तमाम तमंचे और एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार शासन के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जिसके निरीक्षण के क्रम में आए दिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी परियोजना का निरीक्षण करते रहते हैं, जिसके क्रम में
जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार नवीन गल्ला मंडी पहुंचकर गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। उस औचक निरीक्षण के क्रम में पहुंचकर जिलाधिकारी ने जहां किसानों से उनकी समस्याओं को जाना, वहीं वहां पर उपस्थित जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा को स्पष्ट निर्देश भी दिया कि यहां पर कोई ऐसी अव्यवस्था न हो जिससे किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। जिलाधिकारी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जो शासन की नीति है, शासन की मंशा है, शासन के मंशा के अनुरूप सारे लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, जिसके क्रम में किसान बहुत प्रमुख है। किसानों को अगर कहीं कोई समस्या होती है तो उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार गेहूं क्रय केंद्र की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे और जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा को स्पष्ट निर्देशित किया कि जितने क्रय केंद्र संचालित हैं उनको वहां पर आप पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लें और देखें कि कहीं किसानों को कोई समस्या तो नहीं है। प्राइम न्यूज गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। झांसी में नेशनल हाईवे झांसी कानपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क के उस ओर जा रहे ट्रक से जा टकराया। इस घटना में चालक और क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस द्वारा राहत कार्य शुरू किया गया। पूरा मामला झांसी के मौट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोजौन गांव के पास का बताया गया है, जहां पर आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक डंपर कानपुर की ओर जा रहा था। तभी डंपर चालक द्वारा ट्रक से अनियंत्रण खो देने पर डिवाइडर तोड़ते हुए हाईवे के दूसरी ओर जा रहे ट्रक से जा टकराया। इस घटना में डंपर चालक और क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पीआरबी के सिपाही द्वारा बताया गया है कि घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और जिसकी घटना और तथा बचाव राहत कार्य के लिए मौट थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौट पुलिस द्वारा दोनों को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया, जिनके शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी और यातायात सुचारू किया गया है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद से अब यूपी मदरसा बोर्ड के परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 17 मई से लेकर 24 मई तक कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं को 2 पाली में डिवाइड किया गया है। पहली पाली का परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कराया जाएगा, तो वहीं दूसरी पाली का परीक्षा शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कराया जाएगा। और इसके लिए मदरसा बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जो छात्र हैं इस बोर्ड के, वो भी अपनी प्रिपरेशन में जुट गए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। प्रतापगढ़ के जिला कारागार पहुंचे प्रभारी डीआईजी राजेश श्रीवास्तव। आपको बता दें ये वही जिला कारागार है जहां पे अतीक अहमद और अशरफ के तीनों शूटर बंद हैं और इसी जिला कारागार में ही उनको रखा गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नैनी जेल से उनको प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया और जेल के बाद यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात कर दी गई है। आपको बताते चले कि इसी जेल में जब इनको रखा गया है और इनको जब रिमांड पे ले गया था, फिर उसके बाद दोबारा इनको यहाँ पे ले आके रखा गया और जब से अलकायदा की 7 लीडरों की चिट्ठी मिली हुई है तब से इनकी सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी गई है। आपको बताते चलें कि जिला कारागार में अब किसी के भी आने पे प्रतिबंध है, साथ ही साथ मीडिया को भी यहाँ पे अंदर आना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज़, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने उनके पास से 16 एटीएम कार्ड सहित 2 एटीएम कार्ड स्वैप करने वाली मशीन और 1 चोरी की होंडा सिटी कार को बरामद किया है। बदायूं के एसएसपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी दी कि कुछ दिन पहले बजगंज थाना क्षेत्र में एटीएम कार्ड के जरिए 40,000 रुपये की ठगी की गई थी। उसी संदर्भ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की
जांच शुरू की। जांच के बाद इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के 3 अन्य सदस्य भागने में कामयाब हो गए, जिनके गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी ओपी सिंह ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए एक सदस्य जो है वो दिल्ली पुलिस का हिस्ट्री शीटर है और ये उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। एसएसपी ने वजीरगंज थाना पुलिस को पुरस्कृत करने की भी बात कही है। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा अलग अलग थानों में किया गया है गुड वर्क। वहीं आपको बता दें, पहले सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली का है, जहां पर पुलिस ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बुढ़ाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव जोला में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 6 तमंचे, 3 बंदूक के साथ साथ 16 अधबने तमंचे और उसके साथ साथ जो तमंचे बनाने के उपकरण हैं सभी बरामद किए गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से पहुंचे एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर घटना की खुलासा करते हुए जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि यह इससे जो शातिर अपराधी मसरूफ पुत्र सलामू है, यह इससे पहले भी अवैध तमंचा फैक्ट्री व अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में भी इससे पहले जेल जा चुका है। वहीं पुलिस द्वारा गुड़वर्क करते हुए आरोपी अभियुक्त मसरूर को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं उसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान जो अवैध शराब है उसको बरामद किया गया है। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर यह अवैध शराब हरियाणा से जनपद मुजफ्फरनगर में लाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने नरा गांव के अजमतगढ़ व जोहरा रेलवे फाटक के अंडरपास के पास से जो चेकिंग के दौरान एक क्रेटा कार को रुकने का इशारा किया तो वह क्रेटा कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर क्रेटा कार को पकड़ लिया और उस गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी से लगभग 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया। उसके साथ साथ पुलिस ने तलाशी के दौरान 1 तमंचा व 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने तीनों जो शराब तस्कर है उनको गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कुलदीप वर्मा अपने सहयोगी के साथ, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर।